डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्ष है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपको इलाका ज़रूर बता सकता हूं। कुद्रेमुख यहाँ का एक छोटा सा शहर जहां घूमने वाले कई लोग आते हैं और हमारा गांव उसके आसपास ही कहीं बना हुआ है। आप ये सोच सकते हैं। कहानी के अंत में आप समझ जाएंगे मैं अपने गांव का नाम क्यों नहीं बताना चाहता, कारण क्या है। अब कुद्रेमुख ये शहर में कई लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ बड़े बड़े पर्वत नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ ज़रूर हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत की गोद में बैठकर आप एहसास कर रहे हैं यही आपकी ज़िंदगी है। लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे इस गांव तक पहुँचने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। इसीलिए हमारे गांव को भी कम काम मिल पाता है। यहाँ लोगों ने यही काम बना रखा है कि छोटा मोटा सामान वो पर्यटकों को बेचते हैं, जिससे उनका घर बार चल पाता है। इसी के साथ उनका गाइड बनना भी काफ़ी अच्छा काम है। इससे टिप भी मिल जाती है, घूमने का मौका भी मिल जाता है और उन्हें जगह भी दिखाई जाती हैं जो उन्हें पसंद आती हैं। मैं भी अपने गाँव में गाइड का काम कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से। अब इलाके के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किसी ज़माने में बड़ी बड़ी खदानें हुआ करती थी। यहाँ से अयस्क निकाले जाते थे। ज़मीन में कई ऐसी सुरंगें आज भी मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए कई बार कुछ लोग आते हैं। अब अंदर की बात बताता हूँ, उन्हें देखने वाले लोग कौन आते हैं। वैसे यहाँ साधारण पर्यटक आते हैं इन पहाड़ों को देखने के लिए। मैं उनका गाइड बन जाता हूँ, पहाड़ों में घुमाता हूँ फिराता हूँ। यहाँ कई ऐसे तालाब बने हुए हैं, उन्हें वहाँ पर नहाना पसंद है। यहाँ छोटे मोटे झरने बने हुए हैं, वहाँ पर उन्हें नहाना पसंद है। बड़े बड़े पेड़ दिखाता हूँ, फिर समय रहते उन्हें वापस ले आता हूँ। कभी कभी महीनों बाद कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें सुरंगों के अंदर जाना होता है। वो यहाँ एक खास मकसद के लिए आते हैं। वो पुरानी कहानियाँ सुनकर जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं। बहुत समय से वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि इन सुरंगों में एक ऐसी सुरंग भी है जिसके अंत में खजाना रखा गया है, लेकिन उस खजाने को बाहर निकालना असंभव के समान है। वो जगह बिल्कुल सोने जैसी है, कोई भी वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। जो पहुँचता है बाहर निकल नहीं सकता। कहते हैं कि वहाँ पर एक शाप है और उस शाप के कारण आपके कदम उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। अब एक सच बात बताऊं, मैं उस सुरंग के मुहाने तक का रास्ता जानता हूं। कौन सा पहाड़ है वो मैं जानता हूं। उसके अंदर जाने के रास्ते में मैं कभी नहीं गया, लेकिन आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं। अब कई बार यहाँ लोग आते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए। शायद वो लालची लोग होते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, उस खजाने को अपनी मौत से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं। उसे ढूंढने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 5 लोग थे। ये अलग अलग राज्यों से थे और 2 तो रशियन थे। उन 5 ने प्लान बनाया था कि यहाँ जाकर वो खजाने को ढूंढेंगे। दीवारों पर जो सोना लगा है वो उसे निकाल लेंगे। शाप पर वो यकीन नहीं करते। जब वो गांव में पहुँचे थे, वक्त शाम के 6 बजे का था। पहले तो यहाँ उन्होंने लोगों से सामान खरीदना शुरू कर दिया। उनके पास पैसे बहुत थे, वो महंगा सामान खरीद रहे थे, इसीलिए गांव में सभी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। फिर वो ढूंढने लगे किसी गाइड को। अब हमारे गांव में बहुत लोग काम करते हैं गाइड बनने का। अलग अलग जगह दिखाना हर किसी को पसंद है। मेरे पास कुछ खास जगह हैं, मैं वो दिखाता हूँ, लोगों को बहुत पसंद आती हैं। उन्होंने भी जगहों को गिनवाना शुरू कर दिया, मैंने भी जगहों को गिनवाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बाकी जगहों पर घूमना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सुरंग का रास्ता ढूंढना। अब गांव में बहुत कम लोग हैं जिन्हें सुरंग का रास्ता पता है। मैं उनमें से एक हूँ। मुझे गांव वालों ने आगे कर दिया। अब मैं गांव वालों को कैसे मना कर सकता था।
वो 5 लोग अब मेरे साथ थे। मैं डरा हुआ था क्योंकि उस सुरंग तक पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था। मैं सांप से बचना चाहता हूँ। ऐसे सांप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। सबसे पहले गांव से हम बाहर निकले। वो चाहते थे हम रात के वक्त ही उस जगह जाएं। वो कहा करते थे कि उन्हें डर नहीं लगता, रात के वक्त जाएंगे थोड़ा डर लगेगा, वो ज़्यादा चौकन्ने रहेंगे। मेरा मानना है दिन के वक्त जाना चाहिए, रात को तो काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है ना। वो मान नहीं रहे। उन्होंने 8 बजे ही चलना शुरू किया। गांव के बाहर सबसे पहले उन्हें मैंने वो कब्रिस्तान दिखाया जहां किसी की लाश दफनाई नहीं गई है। वहां कई पत्थर लगाए गए थे, उनके ऊपर नाम लिखे गए थे। अब वो पूछने लगे ये कैसा कब्रिस्तान है जहां किसी की लाश नहीं दफनाई गई। मैंने कहा ये वो लोग हैं जो उस गुफा में गए थे, कभी वापस नहीं आए। मैं यहाँ पर इस तरह कब्रिस्तान में आकर अगर कोई गया है वापस नहीं आया तो पत्थर लगा देता हूँ, ऊपर नाम लिख देता हूँ। गांव के सभी लोग ऐसा करते हैं। ये श्रद्धांजलि होती है उन लोगों के लिए जो ढूंढने के लिए तो गए, वापस नहीं आ पाए। वहाँ बहुत सारे पत्थर लगे हुए थे, उनमें से कुछ लोग डरने लगे थे। वो कहने लगे थे इतने लोग मारे गए हैं। मैंने कहा हाँ, हमारे पूर्वज इसी तरह से यहाँ पत्थर लगा देते हैं ताकि उनकी यादगार रहे। जब शरीर भी बाहर नहीं आ पाया तो कोई क्या कहेगा, आखिर यादगार के लिए पत्थर लगाना तो सही होता है ना। पूरा कब्रिस्तान ऐसा था जहाँ एक भी लाश नहीं थी। उनमें से एक रशियन गुस्से में आकर कहने लगा था कि ये सबको डरा रहा है, ये नहीं चाहता कि हम वहाँ पर जाएं। अब बाकी भी उसकी बात मानने लगे। मैंने कहा मैं तो बस आपको बता रहा था, ये पहली जगह है, इसके बीच से ही निकल कर जाना है, क्योंकि जब भी हम वापस आते हैं कोई आदमी हमारे साथ वापस नहीं आ पाता तो यहाँ पर हम पत्थर लगा देते हैं। उनका कहना था कितने लोग गए हैं, कितने लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने कहा वहाँ गए तो कई लोग हैं, हमारे गांव में कई लोग लेकर गए, काफ़ी लोग वापस आए, कुछ लोग वहाँ भटक गए, वापस आ नहीं पाए, उनके पत्थर लगाए हैं। अब मुझसे थोड़ा सा चिढ़े थे, कहने लगे थे उस गुफा तक लेकर जाओ। हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अब उस गुफा तक जाने का रास्ता ही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ता था। वहाँ कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर पर्यटक आना पसंद किया करते थे। रात को मैं किसी को भी उस जगह पर लेकर नहीं आता था। कई जगह काफ़ी खतरनाक थी, ढलान पर उतरना पड़ता, चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता। अब रात के वक्त ये लेकर आए थे और बड़ी बड़ी टॉर्च उन्होंने हाथ में पकड़ रखी थी। चलते चलते हम आगे बढ़ने लगे। रास्ता काफ़ी खतरनाक सा दिख रहा, बार बार हमारे पाँव फिसल रहे थे और यहाँ पर थोड़ी देर बाद कुछ बारिश होने लगती है। पता नहीं चलता, बादल नहीं गरजते, लेकिन फिर भी अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और एकदम से बंद हो जाती है। लेकिन ज़मीन गीली हो जाती है और फिसलन भरी ज़मीन पर पैर रखते ही हम कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ कई जड़ें ज़मीन से बाहर निकली होती हैं, हमारा पाँव उस पर फंसता है, हम नीचे गिर जाते हैं। बार बार सबके साथ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन सबसे पहले उन्हें मैं उस झरने के पास से लेकर जा रहा था और उनका कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। एक एक करके वो झरने के अंदर छलांग लगाते गए, नहाते गए, बाहर आते गए। मैं भी थोड़ा सा गंदा हुआ था, लेकिन मुझे अपने काम से काम था। मैंने उन्हें कहा था मैं आपको गुफा तक लेकर जाऊंगा, उसके बाद आप मेरे साथ वापस आ जाइएगा, फिर चाहे वहाँ जो मर्जी करिएगा, जगह आपको बता दी। उन्होंने हामी भरी थी। अब उस झरने से आगे निकलकर रास्ता काफ़ी अजीब सा था। यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के बीच से निकलने का रास्ता बार बार बंद हो जाता है। अगर तो पर्यटक समय समय पर आते रहें तो पगडंडियाँ बनी रहती हैं। अगर 2-2, 4-4 महीने तक कोई आए ही ना तो उसके बाद वो जगह धीरे धीरे मिटनी शुरू हो जाती है। झाड़ियाँ उगाती हैं, पौधे उगाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। अब घने पेड़ों के बीच से ऐसा लग रहा था पेड़ों के ऊपर कुछ ना कुछ है। यहाँ पेड़ बिल्कुल छतरी की तरह बने हुए थे। अब पेड़ों के ऊपर कुछ देखा नहीं जा सकता था, बस आवाज़ें ज़रूर सुनी जा सकती थी। पेड़ों के ऊपर से आवाज़ें आती रही और वो पूछ रहे थे ये आवाज़ें किसकी हैं। मैंने कहा छोड़िए, आप यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने दोबारा पूछा ही नहीं। आगे जब हम पहुँचे वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ थे। चांद की रोशनी भी नीचे तक नहीं आ रही थी और टॉर्च की रोशनी ऊपर तक नहीं जा सकती थी। पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा था जानवर जानबूझकर सभी पेड़ों को हिला रहे हैं। तब उन्होंने कहा था अब बता ही दो, ये पेड़ कैसे हिल रहे हैं, कौन से जानवर हैं, क्या यहाँ बड़े बड़े बंदर हैं जो हमला कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ जिंदा चीज़ें नहीं हैं, यहाँ मुर्दा चीज़ें हैं।
ये प्रेत आत्माएं हैं जो पेड़ों के ऊपर होती हैं। जब जिंदा इंसान इन पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं ना, ये ऊपर से जिंदा होने की कोशिश करती हैं, शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए ये नीचे घुसने की कोशिश कर रही हैं। हमें रुकना नहीं है, हम चलते रहेंगे, कोई खतरा नहीं, बस पेड़ हिलेंगे। तब वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगे थे और कहने लगे थे, कैसा पागल है, इन चीज़ों पर यकीन करता है? ऊपर तो बड़े बड़े बंदर होंगे ना, यहाँ बंदर हिला रहे होंगे। मैंने कहा, आप जो सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं। आप सोच लीजिए, बड़े बड़े बंदर हैं, अगर हम रुक गए तो हम पर हमला कर देंगे। बस इसी बहाने चलते रहें। वो ऊपर टॉर्च की रोशनी मारते रहे, आगे चलते रहे। वो उस घने जंगल में बिल्कुल रुके ही नहीं। ऊपर से वो पेड़ हिलते रहे। जो मैंने सुना था मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, ये कोई और जानवर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो उनसे जानना मेरा भी एक तरह से फ़र्ज बनता था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे लग रहे थे, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया ना, लिखना मुझे आता नहीं, बस चीज़ों का नाम याद रख लेता हूँ मैं। उन घने पेड़ों से हम बाहर निकल आए थे। आगे छोटे छोटे पौधे जिन पर लगे हुए थे फल। वो फल पहचान में नहीं आते थे कि कौन से फल हैं। वो फल को कोई खाता भी नहीं था। तब वो चलते चलते कहने लगे, यहाँ फल तो बहुत सारे लगे हुए हैं, हमें खाने चाहिए। मैंने कहा, ये फल कोई नहीं खाता। कहा जाता है कि ये शापित फल हैं, इन्हें खाने के बाद आपको अजीब अजीब भ्रम होने लगते हैं। गांव में कोई भी इन फलों को हाथ नहीं लगाता। तब एक दूसरे की तरफ वो देखे जा रहे थे और कहे जा रहे थे, कोई इन फलों को पहचानता है? वो रशियन भी कह रहे थे कि उन्होंने भी इन फलों को कभी नहीं देखा, बल्कि भारतीय लोगों को पता होना चाहिए ये फल किसके हैं। भारतीय भी पहचान नहीं पा रहे थे ये फल कैसे हैं। आकार कुछ का सेब जैसा था, रंग बिल्कुल काला। अब वहाँ आम जैसे फल भी लगे हुए थे, लेकिन उनका रंग अजीब सा था, जैसे बिल्कुल संतरे लगे हों। अब ऐसे ऐसे फल लगे, हर किसी के देखकर होश उड़ रहे और एक दूसरे को वो समझा रहे, जो फल के बारे में पता ना हो उन्हें खाना नहीं चाहिए। इस तरह उन फलों को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन मन सबका कर रहा था। उन्होंने तोड़कर एक झोले में डाल लिए थे ताकि बाद में वो चेक कर पाएं ये फल किसके हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर से हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। जब वो फलों के पेड़ खत्म हुए, आगे मैदान शुरू हो गया था। अब इस मैदान में दूर दूर कुछ पेड़ लगे हुए थे और मैंने उन्हें कहा, यहाँ ज़रा ज़्यादा ध्यान से, यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है। वो कहने लगे, कैसा खतरा? क्या यहाँ कुछ और हो सकता है? मैंने कहा, यहाँ मुर्दों की जगह कहा जाता है। कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पेड़ नहीं उग पाते, वहाँ मुर्दे ज़मीन के अंदर उन पेड़ों के बीजों को खा जाते हैं, उनकी जड़ों को खा जाते हैं, इसीलिए ये मैदान बने होते हैं। आपको क्या करना है? कदम रखते जाना है, बस कहीं भी रुकना नहीं है। जो रुकेगा वो फंसेगा। अब वो मुझसे थोड़ा सा चिढ़ने लगे थे। एक आदमी ने ये कहा भी था कि तुम ज़्यादा बातें करते हो, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। ये वो रशियन था। अब इतना समय हो गया था उनके साथ चलते हुए, एक बात का पता तो चल गया था, ये दो रशियन है ना, ये प्लान इनका है। ये रशियन हिंदी में इनको कहकर मुझे समझाते हैं। अब जो भी ऑर्डर देते हैं ये दोनों रशियन ही देते हैं। वो दोनों गंजे थे। अब उनका नाम भी अजीब सा था, मैं तो समझ नहीं पा रहा था। बार बार उन दोनों को ही उस तरह कहे जा रहा था, क्योंकि उन्होंने जो नाम मुझे बताया भी था मैं याद ही नहीं कर पाया। बस दोनों को उस तरह कहता रहा। अब चलते चलते एक बार सभी के सभी रुक गए थे। जब वो रुके उसके बाद ज़मीन थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। वो घबरा रहे थे और मैं तो उनके इर्द गिर्द घूमने लगा और कहने लगा, रुकना नहीं है, गोल गोल घूमना शुरू कर दो, रुकना नहीं है। अगर आपको कुछ देखना है तो बस गोल गोल घूमो। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी, वो वहीं पर रुक गए थे। उसके बाद वो एक उस तरह मुझे कहने लगा था कि मैं तो यहीं रुकूंगा, देखूंगा ज़मीन के अंदर से मुर्दे कैसे निकलते हैं। ज़मीन से मुर्दे तो नहीं निकले थे, मकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा निकलने लगी थी। मकड़ियाँ उसके जूते पर चढ़ना शुरू हो गई। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे नहीं पता था वो मकड़ियों से डरता है। उसकी चीखें निकल रही थी। बाकी उसे देखकर डर गए, उससे पूछ रहे थे क्या हुआ। उसने मकड़ियों की तरफ इशारा किया तो बाकियों की हंसी निकल गई। वो भूतों से नहीं डरता था, मकड़ियों से बहुत ज़्यादा डरता था। उसने जल्दी से अपने जूते उतार दिए। उसके बाद ज़मीन में हर जगह मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ थीं।
ये जो पूरा मैदान था ना, यहाँ लकड़ियाँ काफ़ी नीचे दबी हुई थी, इस कारण खोखली सी ज़मीन थी। चलते जाओ तो अच्छा है, अगर रुक गए तो मकड़ियाँ आप पर चढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ 2-3 बार हमने ऐसा एहसास किया, तब हम और आगे निकल गए। अब मैदान से आगे फिर से पेड़ आ गए, तब सबकी सांस में सांस आई और मुझे कहने लगे, भूत वूत कुछ नहीं होते, यहाँ भी मकड़ियाँ हैं। जब कोई यहाँ पर बैठ जाए या लेट जाए या सोने की कोशिश की होगी किसी ने, मकड़ियाँ उन्हें काट काट कर मार गई होंगी। चींटियाँ मकड़ियाँ छोड़ती नहीं। तभी तुम लोग सोचते होंगे यहाँ कोई मुर्दा आया, उसे मार गया। कई दिनों बाद जब तुम देखने के लिए यहाँ आते होंगे, यहाँ उसकी हड्डियाँ मिलती होंगी। मैंने कहा, हाँ, होता तो ऐसे ही है, यहाँ हमें हड्डियाँ मिलती हैं। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि यहाँ ज़मीन से मुर्दे निकलते हैं और वो मार देते हैं, उसके बाद हड्डियाँ ही बचती हैं, मांस खा जाते हैं। वो एक रशियन हंसता हुआ कहने लगा था, स्टूपिड इंडियंस। वो ये कहकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और हम उसके पीछे पीछे। मैं भूतों पर यकीन करता था, लेकिन आँखों के सामने जो चीज़ें दिखने लगी थी ना, अब शक होने लगा था गाँव वालों पर। क्या हमें झूठ ही तो नहीं बताया जाता? अगर ऐसा है तो खादान के अंदर भी जो भूतों की बातें बताई जाती हैं वो सच भी हैं या नहीं? अब हम आगे बढ़ते गए उस घने जंगल में। अब घने जंगल में पेड़ों के ऊपर हमें काले काले कपड़े नजर आने लगे। तब मैंने उन्हें कहना शुरू कर दिया, टॉर्च मत मारिए, टॉर्च नीचे रखिए। वो जो ऊपर है ना, वो चुड़ैलें हैं। चुड़ैलों की तरफ देखना नहीं है। आप जिस चुड़ैल की तरफ देखेंगे वो चुड़ैल आप पर हमला कर देगी। नज़रों से नज़रें नहीं मिलानी है, बस आगे बढ़ना है। हम बढ़ते जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और जितने लोग मेरे साथ आते हैं ना, नीचे देखते रहते हैं, कभी हमें कुछ नहीं हुआ। तब उनमें से एक रशियन वो ऊपर की तरफ टॉर्च मार कर देख रहा था। तभी एक उनका साथी जिसके लंबे लंबे बाल थे, उसका नाम था अनुष्क। अब अनुष्क बार बार उसे रोके जा रहा और कह रहा, ये काली काली चुड़ैलें ही लगती हैं, चुड़ैलें ऐसे कपड़े ही पहनती हैं। और वो रशियन कह रहा कि विच चुड़ैलें कुछ नहीं होती। लेकिन कोई समझे तो ना। हम डरे हुए वो टॉर्च मारकर ऊपर उन चुड़ैलों की तरफ देख रहा। तभी ऊपर से एक चुड़ैल ने नीचे जैसे हमला किया। वो ऊपर काले रंग का कपड़ा नीचे गिरा। हमारी तो चीखें निकल गई, लेकिन उस रशियन ने उस कपड़े को पकड़ा, हाथ से लपेटा और कहा, कपड़े टांगे गए हैं यहाँ पेड़ों के ऊपर, कपड़े ये देखो। सच में वो कपड़ा था, गला हुआ पुराना कपड़ा। फिर उसने वो टॉर्च की रोशनी इधर उधर पेड़ों पर मारनी शुरू कर दी। हर जगह पर कपड़े ही कपड़े थे। हम कपड़ों की तरफ देख रहे, अब वहाँ चुड़ैलें दिखी नहीं, कपड़े दिखे। मैं तो हमेशा इन्हें चुड़ैलें माना करता था। आज इन लोगों के साथ आकर जैसे हर भ्रम दूर होते जा रहे थे। यहाँ चुड़ैलें नहीं हैं, कपड़े टांगे गए हैं। अब वो रशियन उस तरह, उनमें से सबसे बड़े वाला, वो मुझ पर गुस्सा करके कह रहा, यह गांव वालों की चाल है, गांव वाले डरा कर रखते हैं सबको। अब वो मुझ पर गुस्सा कर रहा और मैंने अपना सर झुका लिया। देखने में ऐसा ही लग रहा था कपड़े इसलिए टांगे गए हैं सबको चुड़ैल लगे, सब डर कर भाग जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहने लगा, इंटेलिजेंट, इंडियंस आर सो इंटेलिजेंट। ये कहकर हम आगे बढ़ने लगे और वो तारीफ़ों के पुल बांधता गया। ये अच्छा है कि यहाँ पर इस तरह से चुड़ैलें बनाई गई हैं नकली, ताकि लोग डर कर पहले ही भाग जाएं। इसी तरह तो खजाने की सुरक्षा होती है ना। गांव वाले चालाक बहुत हैं। अब उनकी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में मुझे आ रही थी, भले ही मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। यहाँ इतने टूरिस्ट आते थे, कुछ बातें मैं समझ सकता था अगर इंग्लिश में बोली जाए। उसकी बातें भी मैं समझता जा रहा था। अब हम फिर से उन पेड़ों के बीच से निकल पड़े। सारे कपड़े पीछे रह गए थे। अब यहाँ साधारण पेड़ थे। उन पेड़ों के बीच से जब हम निकल रहे, पानी काफ़ी ज़्यादा, पानी बढ़ रहा था। ये दलदल थी, लेकिन दलदल के नीचे कई सारी जड़ें। हमें उन जड़ों के ऊपर पैर रखना था और मैंने उन्हें दिखा दिया, ये रस्सी है, हमें रस्सी हाथ से पकड़ कर रखनी है। जिस दिशा में रस्सी जाए जा रही है, जड़ें जाई जा रही हैं, उस तरफ हमें भी चलते रहना है। बस यही सुरक्षित रास्ता है। ज़रा सा इधर उधर हुए ना, कहा जाता है यहाँ पर जल परियाँ हैं खूंखार वाली। वो जल परियाँ आपको पानी में खींचने की कोशिश करती हैं। ज़रा भी इधर उधर मत होइएगा, सुरक्षा वाले रास्ते पर ही हमें चलना है।
अब वो मेरी बात सही से मान रहे थे और उन जड़ों के ऊपर ऊपर से जा रहे, लेकिन उनमें से एक का जैसे थोड़ा सा पैर फिसला और वो एक तरफ पानी में। वहाँ नीचे पानी में जड़ें नहीं थी और जब वो आधा पानी में पहुँच गया उसके पाँव नीचे लग चुके थे। वो कहने लगा, यहाँ ज़मीन है, ये इतना गहरा है, मैं यहाँ से भी चल सकता हूँ। ये कहकर वो आगे चलने लगा और मैं उसे मना करता रहा, पानी में मत रहो, ऊपर जड़ों में आ जाओ। वो मान नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा वो तैरता, बीच बीच में चलता, वो भी हमारे साथ आगे बढ़े जा रहा था। तभी वो चिल्लाने लगा, पैरों के नीचे कुछ है, कुछ ना कुछ है, मैं चल नहीं पा रहा। कोई उसे जैसे पानी में खींच रहा था और वो चीखें मार रहा। मैं तो डर गया और एक पेड़ को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा। वो दो रशियन सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे। उन्होंने छलांग लगाई सीधा पानी में, चाकू निकाल लिए और वो पानी के नीचे सर में वो पहनी हुई हेडलाइट से देख पा रहे थे शायद। अंदर से उन्होंने जड़ें काटी और वो आदमी पानी के ऊपर आया। तब उसे भी जड़ों के ऊपर चढ़ाया और वो कहने लगे, नीचे जड़ें हैं बहुत सारी, नीचे लटें निकली हुई हैं पौधों की, उनमें पाँव फंस जाए तो वो इस तरह घूमकर खींचना शुरू हो जाएंगी कि ऐसा लगेगा कोई हमें नीचे खींच रहा है। मैं हिम्मत करके तब पेड़ से उतरा था। वहाँ हम थोड़ा सा आगे पहुँचे और वहाँ चेहरे नजर आने लगे लड़कियों के पानी के बीच से। अब उन चेहरों को देखकर डर तो लग रहा था, लेकिन वो रशियन कब से हिम्मत बढ़ा रहे थे तो मुझे भी यकीन हो गया, जलपरियां नहीं हो सकती, ये कुछ और है। देखने में जलपरियां ही लग रही थी। अब उन्होंने पानी में छलांग लगाई। अब वो पूंछ जो बड़ी सी दिख रही थी उन्हें खींचा। वो किसी मछली की पूंछ थी। वो मछली देखने में ऐसा लग रहा था लंबी हो। ऐसी मछलियां यहाँ पाई जाती हैं और उन्होंने उस मछली को मार ही दिया। नीचे दिख रहे वो चेहरे मछलियों के ही थे। ऐसी मछलियाँ जिनके पानी के अंदर चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे वो लड़कियाँ हों। 2-3 मछलियों को उन्होंने मारा और मेरे सामने रखकर कहने लगे, ये जलपरियाँ इंसानों को ये मारती हैं, इसीलिए लोग डर कर भाग जाते हैं। सच में तुम बहुत दिमाग वाले हो, कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो। अब देखते हैं आगे और क्या मिलता है। ये कहकर हम उस झील से, उस दलदल से आगे निकल आए। हम उन टहनियों पर पाँव रखते रखते ज़मीन पर पहुँच गए थे। अब आगे खदानें शुरू हो गईं। वहाँ ज़मीन में कई खदानें दिख रही थी। वहाँ घर बने हुए दिख रहे थे। उन घरों में कोई रहता नहीं था। किसी ज़माने में यहाँ खदानें चलती होंगी तो रहने के लिए लोग यहाँ पर आते होंगे, काम करते होंगे और फिर शायद यहाँ से वो चले गए। उसके बाद से ये पूरी की पूरी जगह वीरान हो गई। कई जगह हमें 2 घर दिख रहे थे, कई जगह 5-6 घर दिखे, टूटे फूटे थे और उन घरों के अंदर कोई भी काम का सामान नहीं था। मैं 2 बार यहाँ पर आकर गया था और दोनों बार मैंने अंदर जाकर देखा भी था कोई काम की चीज़ ही मिल जाए, लेकिन कोई चीज़ छोड़कर नहीं गए थे। वो यहाँ से सामान लेकर ही गए थे। घरों के बीच से निकलते हुए डर का माहौल था, क्योंकि मुझे बताया जाता है इन घरों में भूतों का वास है। जो लोग खदानों में मारे जाते हैं वो घरों में वापस ज़रूर आते हैं। जो उनके नज़दीक होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। जब हम उन घरों के पास से गुज़र रहे थे, उन घरों के अंदर से टक टक की आवाज़ें आ रहीं। वो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मैं तो डर रहा था। एक मोटा आदमी, मैं बार बार उसकी पीठ पर चढ़ जाता और मुझे देखकर वो बार बार कहता, तुम इतने डरपोक क्यों हो? मैंने कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। ये भूत हैं, ये हमें मार सकते हैं। वो मुझ पर हंसने लगे थे। 5 के 5 मुझ पर हंसे जा रहे और उन्होंने कहा, ये समय हम बर्बाद नहीं कर सकते। ये घरों के अंदर आवाज़ें आ रही हैं ना, ये कोई ना कोई जानवर है जो घर के अंदर है, वो आवाज़ कर रहा है, भूत नहीं होते। जब ऐसा वो कह रहे थे, हम उन घरों के पास से गुजर रहे थे। एक घर के अंदर से झांकता हुआ चेहरा दिखा था मुझे। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। मैं तेज़ी से आगे की तरफ निकलने लगा और वो कहने लगे, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? मैंने कहा, आप कौन सा ये यकीन करेंगे, वो घर में मैंने भूत देखा। तभी उन्होंने नज़र घुमाई। जब उन्होंने देखना शुरू किया, वहाँ पर कोई नहीं था। खिड़की पर कोई चेहरा दिख नहीं रहा था। मैंने देखा था। वो यकीन नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा है कि जो यकीन नहीं करता शायद उन्हें दिखता नहीं, जो यकीन करता है उसे नज़र आता है। मैं क्या कहूँ,
वो मानने को तैयार नहीं, तो मैंने कहा जल्दी से चलो, जल्दी से, वो जगह करीब ही है, खादानें आ चुकी हैं। वो खास खादान पहाड़ी के बिल्कुल नीचे है, वहाँ से हमें अंदर घुसना होगा। जल्दी चलो, मैं आपको वहाँ छोड़ना चाहता हूँ, जल्दी करिए। यह कहकर हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। वहाँ जैसे रेल की कुछ पटरियाँ पड़ी हुई थी। इन रेल की पटरियों का इस्तेमाल किया जाता है उस खदान के अंदर जाने के लिए। सामान इन्हीं के रास्ते बाहर निकाला जाता है। इन पर ट्रेन्स नहीं चलती, बल्कि बड़े बड़े चक्कों पर बड़े बड़े बक्से रखकर सामान इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंत में हम उस पहाड़ी के पास पहुंच गए और उसके नीचे बनी वो खादान साफ दिख रही थी। उसे देखते ही मन को जैसे सुकून सा मिल गया। मैंने कहा, यह है वो खादान, अब आप एक नक्शा सा बना लीजिए यहाँ आने का। आप फिर यहाँ आकर आराम से इसके अंदर जा सकते हैं। मैंने जो काम करना था मैंने वो कर दिया। अब वापस चलते हैं, फिर कल आएंगे दिन के समय, आप यहाँ अंदर जाइएगा। और रास्ता तो पता चल गया है, अब मेरी ज़रूरत तो नहीं होगी। वो पांचों हंसने लगे थे। वो बहुत देर तक हंसते रहे, फिर कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है हम रात को यहाँ क्यों आए हैं? अगर हमें डर लगता तो हम दिन को ना आ जाते, और वापस जाने का हमारा कोई भी ख्याल नहीं है। तुम्हें हमारे साथ अंदर जाना होगा। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा? अंदर जाने वाला वापस नहीं आता, मैं नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा, जाना तो पड़ेगा, या फिर हम पांचों चले जाते हैं, तुम अकेले वापस जाओ। अब पीछे मुड़कर मैंने देखा, मुझे बार बार उन घरों से डर लग रहा। भले ही उन्होंने यकीन दिला दिया था चुड़ैलें नहीं हैं, ऊपर बंदर घूमते हैं, लेकिन फिर भी अकेला जाना नामुमकिन के समान होगा। मैं क्या करूं? फिर मैं कहने लगा, आपने डील की थी मेरे साथ, वापस आइएगा, फिर आप यहाँ आएंगे। ऐसे जगह दिखा दी मैंने और आप मुझे छोड़ रहे हैं। वो हंसे जा रहे। फिर मैं क्या करता? मैंने सोचा, कोई नहीं, मैं किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, रात गुजर जाएगी, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। अब उनमें से एक रशियन, वो गुस्सा हो गया और उसने अपनी पिस्तौल निकाली और मेरे सर पर रख कर बोला, साथ तो तुझे जाना होगा। अब इन गुफाओं में रास्ता ढूंढना आसान तो होगा नहीं, तुझे साथ तो चलना ही होगा। मैं इतना घबरा गया, बंदूक मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं जानता हूँ गोली सर के करीब से चली मैं मारा जाऊँगा, कितना दर्द होगा, बहुत बुरी मौत होगी मेरी। मैं उन्हें कहने लगा, देखो आप पर भूत का साया आने लगा है, आप हिंसक बनने लगे हैं, यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ आप मुझे मार डालेंगे, बंदूक नीचे कीजिए। उसने बंदूक नीचे की और कहा, मेरे साथ चलना होगा वरना मार दूंगा। अब चलोगे या बाहर रहोगे लाश बनकर? मैं क्या करता, मुझ पर दबाव बनाने लगे थे वो पांचों। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, साथ तो तुम्हें चलना होगा। मैंने कहा, वहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वो रशियन कहने लगा था, हम जहाँ जाते हैं जीत कर आते हैं। जो प्रेत जो भूत इन सुरंगों में है ना, हर किसी को मारेंगे, सब वापिस आएंगे, सब देख लेना। अब उस पर यकीन तो था मुझे, लेकिन हिम्मत मेरी कमज़ोर हुए जा रही। जैसे ही उस सुरंग में हमने पांव रखा, मैंने उन्हें कहा, रुको, इस सुरंग का एक नियम है, वो आपको बताना भूल गया। इस सुरंग के अंदर जाने का रास्ता तो ये है, बाहर निकलने का रास्ता वो जो खजाना है ना, उसके पास वाली जगह से है। वो जगह किसी ने नहीं देखी, जिसने देखी उसने कभी बताया नहीं, वो जिंदा नहीं रहा। उस तरफ से क्या हम निकल पाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ निकल पाएंगे, वापस इसी तरफ से भी आ सकते हैं। यहाँ जो भी झूठ फैलाए हैं, हर झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा आज। ये कहकर वो उस सुरंग में अंदर की तरफ जाने लगे। वो सुरंग काफ़ी अंधेरी थी। अंदर माथे पर हमने उस हेलमेट में टॉर्च लगाई हुई, हाथ में टॉर्च पकड़ी, चारों तरफ रोशनी सिर्फ इससे थी। लाइट बंद होती तो दिखना बिल्कुल बंद हो जाता। आगे बढ़ती रहे। अब एक ऐसा दरवाज़ा आया था जिसके अंदर लोहे की प्लेट लगी हुई थी। वहाँ मैंने उन्हें कहा, लोहे की प्लेट, अब यहाँ जो भी आगे बढ़ जाएगा ना, उसके बाद पीछे जाने का रास्ता नहीं होगा। ये लोहे की प्लेट पर अगर किसी ने पाँव रखा ना, उसके बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसे बनाया ही ऐसा गया है। वो मजाक में रशियन आगे बढ़ा और कहने लगा, दरवाज़ा बंद होगा ही नहीं। जैसे ही उसने लोहे की प्लेट पर पैर रखा, वो दरवाज़ा धड़ाम करके बंद हो गया।
वो पत्थर का इतना भारी दरवाज़ा था जिसे कोई खोल नहीं सकता था। अब वो अंदर था, हम बाहर, और इसके बाद वो मुझे पूछने लगे, वो तो फंस गया, अंदर से आवाज़ें आ रही, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। मैंने कहा इस तरफ की ये लोहे की प्लेट, इस पर पाँव रखें, उसके बाद ये दरवाज़ा खुलेगा। उन्होंने उस लोहे की प्लेट पर पैर रखा, दरवाज़ा फिर से खुल गया। वो रशियन अंदर हमारा इंतज़ार कर रहा और कह रहा, इस मशीनरी को मैं जानता हूँ, बड़ी बड़ी खदानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर बंकर होते हैं ना, वहाँ पर इन्हें बनाया जाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। सब लोग अंदर आ जाओ और उस लोहे की प्लेट पर पत्थर रख दो, कभी दरवाज़ा बंद होगा ही नहीं। उन्होंने बड़ा पत्थर घसीट कर बाहर वाली उस लोहे की प्लेट पर रख दिया। उसके बाद सभी के सभी अंदर, दरवाज़ा बंद हुआ ही नहीं। हमने अंदर वाली प्लेट पर पैर रखा था तब भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। और वो रशियन मेरी तरफ देख कर कहने लगा, यू इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, तुम सबको फंसाते रहते हो, यहाँ भी अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो बाहर आने का रास्ता है, इसीलिए कोई इस खजाने को पा नहीं सका, हम इकट्ठे पा सकते हैं। उस प्लेट से जैसे ही हमने पाँव ऊपर किया, हम आगे बढ़े, दरवाज़ा धड़ाम करके बंद हो गया। अब हम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे, वो रशियन भी कोशिश कर रहा, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा, ये कैसे हो गया, पीछे हमने पत्थर तो रखा था। मैंने कहा, यहाँ यही तो कहा जाता है, इस सुरंग में अंदर आने का रास्ता ये है, बाहर जाने का रास्ता अंत में है, और अंत तक पहुंचना अपने अंत तक पहुंचने के समान होता है। अब हमें बस आगे बढ़ना था, पीछे रह नहीं सकते थे, बाहर जाने का रास्ता ही बंद था। आगे बढ़ने लगे हम। पहले तो एक ढलान आई, अब उस ढलान पर सभी फिसलने लगे, नीचे की तरफ जाने लगे, रुका ही नहीं जा रहा था, पीछे जाने का रास्ता जैसे बंद हो रहा था। फिसलते फिसलते उस ढलान से हम सीधा पहुंचे पानी में। ऐसा लग रहा था अंडरग्राउंड इस टनल में नदी बह रही हो। पानी हमारी छाती से भी ज़्यादा ऊपर था। सभी तैर रहे, बार बार हम तैर रहे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलबुले बन रहे, पत्थर ज़मीन के नीचे फिसल रहे थे, घिसट रहे थे, आवाज़ें गूंज रही थी चारों तरफ। हम सब डरने लगे थे। अचानक ही वहाँ पानी के नीचे बहुत ज़्यादा जड़ें आने लगी, हमारे पाँव फंसने लगे थे, और वो रशियन कहने लगा, पानी के ऊपर रहो। लेकिन क्या करते, पानी के बहाव के साथ हम जैसे नीचे। मुझसे भी तैरा नहीं जा रहा था। मैं अमूमन तैर लेता हूँ, लेकिन इस तरह चलते हुए पानी में तैरना कैसे है मैं नहीं जानता। नीचे की तरफ जा रहा था बार बार मैं। उसके बाद अफरा तफरी सी मचनी शुरू हो गई और चीखों की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई। पानी जिस तरफ ले जाए जा रहा, हम जाए जा रहे। उसके बाद एक जगह पानी जैसे छोटे छोटे छेद से नीचे जा रहा, वो रास्ता बंद था, वहाँ से हम ऊपर चढ़ सकते थे। पत्थरों को पकड़ा हमने, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े। हम 4 थे जो ऊपर खड़े थे, 5वां वो भारतीय कहाँ था, हमारा साथी, कोई दिख ही नहीं रहा पानी में। फिर से वो रशियन ने छलांग लगाई और पानी के अंदर वो तैरने लगा। वो ढूंढ रहा था उसे। अब पानी में आगे बह तो सकते नहीं थे, तो आखिर वो कहाँ गया। लगभग 3 से 4 मिनट तक वो पानी के नीचे ढूंढता रहा। फिर एकदम से वो उस आदमी को लेकर निकला, लेकिन वो मरा हुआ था। उसके सर के ऊपर मछली की पूंछ बांधी गई थी और पाँव पर रस्सी। वो रस्सी एक पत्थर से बांधी थी, जिस कारण वो ऊपर आ ही नहीं सका। वो रशियन उसकी लाश को लेकर आया था, उसे सांस दी जा रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा। उसकी गर्दन के पीछे एक कट का निशान था, जैसे उसकी गर्दन की नब्ज को पीछे से काटा गया हो। खून वहाँ से भी बह रहा। वो मर चुका था और हम चारों स्तब्ध थे। और हमारा एक साथी तो पीछे दीवार से सटा हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। उसने कहा, मारा गया, ये कैसे मारा गया, यहाँ मुंह पर पूंछ भी है। वो रशियन कहे जा रहा था, यह पूंछ किसी ने इसके मुंह पर बांधी है। ऐसा लगता है यहाँ पानी में कुछ और भी है, कोई मछली। और पैर इसका वो रस्सी में कैसे फंस गया। यहाँ रस्सियाँ नीचे थी, ये जड़ें नहीं थी, ये कोई और तने नहीं थे, ये रस्सियाँ थी, जैसे फंसाने के लिए बांधी गई। उनकी नज़र मेरी तरफ, और मैं कह रहा, ये गांव वालों ने नहीं किया है,
गांव वाले तो यहाँ आते भी नहीं, हम सब बहुत डरते हैं यहाँ आने से। कहते तो हैं यहाँ पर भूत प्रेत का साया है जो लोगों को मार देता है। अब सबकी नज़र थी आगे बढ़ने की ओर। वो 4 और मैं 5वां, हम फिर से आगे बढ़ने लगे। चारों हम आगे जा रहे थे, लेकिन वो एक सबसे पीछे था। वो ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। अब इतना ज़्यादा डरा हुआ, हम सब एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ जाल बिछाए भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वो बार बार पीछे रुक जाता। वो ऊपर नीचे देखकर कहता, वो प्रेत आत्माएं मुर्दों की हाथ निकाल रही हैं ज़मीन से, वो हाथ निकाल रही हैं ज़मीन से। हम किसी को हाथ नज़र नहीं आ रहे थे, बस उसे नज़र आ रहे थे। क्या हो रहा था उसके साथ हम नहीं जानते, लेकिन वो रशियन आया और कहने लगा, तू पागल तो नहीं हो रहा? जल्दी चल, यहाँ इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करना है, तुझे भ्रम हो रहे हैं, चल। 5 मिनट हम और चले और वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। वो पत्थर अपने सर पर मारने लगा था कि मेरे सर के अंदर आ रहे हैं, वो प्रेत सर के अंदर आ रहे हैं। हमें नज़र नहीं आ रहे थे, कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर दीवार पर फोड़ने लगा। उसने अपना सर दीवार पर इतनी बार मारा कि सर से खून बहने के कारण वो बेहोश। उसे पट्टी तो हम कर रहे थे, लेकिन खून बहे जा रहा। उसने अपना सर ही फोड़ लिया था। उसकी मौत भी वहाँ पर हो गई। अब वो 3 लोग और मैं चौथा था। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे। यहाँ क्या सच में से वो मुर्दे नज़र आ रहे थे? मैंने कहा, यहाँ हो तो बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसा रास्ते में बताया जाता था कि सबके अंत में वो जल परियाँ आती हैं, उससे पहले वो मुर्दे आते हैं ज़मीन से निकलने वाले। और यहाँ बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा है। पहले वो मुंह पर पूंछ, अब आसपास से निकलने वाले वो हाथ। जैसे वो अंदर की बातें थी, हम बाहर मान रहे थे। क्या सच में यहाँ भूत प्रेत है? और रशियन ने डांटा था मुझे कि डराना बंद कर, जल्दी से आगे चल। आगे आगे कौन सा रास्ता है? मैंने कहा, यहाँ एक ही रास्ता है, हमें उस खजाने की तरफ लेकर जाएगा। हमें बस एक दूसरे को बचाते रहना है। अब उस रास्ते में हर जगह कपड़े टंगे हुए। ऐसा लग रहा था काले रंग की वो चुड़ैलें यहाँ हों। उस रशियन ने देखते ही कहा था, यहाँ लोग आते हैं तभी कपड़े टांगे हुए हैं काले काले। उनमें से चमकती हुई आंखें दिखती, लेकिन गायब हो जाती। मैं बार बार चीखता, चुड़ैल, ये वाली जिंदा है। छत पर कपड़े, नीचे कपड़े। वो सुरंग काफ़ी बड़ी थी, लेकिन हर जगह कपड़े ही कपड़े। हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे, कभी किसी कपड़े को पीछे करते। ऐसा लग रहा था जैसे हम फंस रहे हैं। कई कपड़े चिपचिपे थे, शरीर से चिपक जाते, गोंद लगी हुई थी उन पर। कई बार हमारे साथी चिपकते, एक दूसरे को छुड़ाते और उस कपड़े को एक तरफ करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। तभी जैसे हम 3 आगे थे एक दूसरे को देखते हुए, वो रशियन कहाँ था हमें नज़र ही नहीं आ रहा। जल्दी से हम पीछे मुड़े, उन कपड़ों को खंगालने लगे। तभी हमारी नज़र पड़ी वो रशियन पर। एक कपड़े के बीच कंटीली तार में उसकी गर्दन फंसी हुई और वो चीखने की कोशिश कर रहा, लेकिन गर्दन कटी हुई थी, खून बह रहा। उसे उन कंटीली तार से बाहर निकालने की कोशिशें बहुत ख़राब थी। और ज़्यादा धंस रही थी उसके शरीर के अंदर वो कंटीली तारें। गर्दन कटती जा रही थी, उसकी आंखें ऊपर चढ़ती जा रही थी। 10 मिनट तक कोशिश की, गर्दन से खून बह चुका था और उसकी भी लाश बन चुकी थी। कंटीली तारें उस कपड़े के अंदर थे और गलती से उसने हाथ लगाया और वो बीच में फंसता ही गया, लिपटता ही गया, लिपटता गया। शरीर जैसे लिपटा पड़ा था कंटीली तारों से। हम तारें खोल ही नहीं पाए। हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि कटर से तारों को काटा जाए। वो कटर पीछे रह गया था। सबसे पहले मरने वाला वो आदमी, उसके बैग में वो कटर था। यहाँ मैंने चीखना शुरू कर दिया था, हम नहीं बचेंगे, हाँ हम नहीं बचेंगे। वो रशियन ने मेरे एक ज़ोरदार चमाट लगाई थी। डरा मत, तू डरा सबसे ज़्यादा रहा है। अब वो रशियन था, उसके साथ एक उसका साथी और मैं। हम तीनों जिंदा बचने की जद्दोजहद कर रहे थे।
वो कपड़ों के बीच से हम निकल गए जैसे वो जाल हमारे एक साथी के लिए ही बना हुआ था। अब वो सुरंग में 3 अलग अलग रास्ते आए और उन 3 रास्तों को देखकर मेरे हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। मैंने कहा, तीनों में से एक रास्ता सही है, 2 रास्ते गलत हैं। 2 में मौत है, 1 में जिंदगी है। हमें सही रास्ते का चुनाव करना होगा। हम एक साथ जाएंगे जिस रास्ते पर जाना है। मैं तीसरे रास्ते के बारे में कह रहा था कि वो रास्ता सही लगता है, लेकिन वो रशियन उन तीनों रास्तों पर गया, देखने लगा और कहने लगा, पहले वाला, हम इस रास्ते पर जाएंगे। ध्यान से देखो दीवारों को, दीवारों पर निशान बने हुए हैं। आगे बढ़ने के निशान लगाए गए, बाद में जिसे साफ कर दिया गया जैसे ये सही रास्ता था और काटा गया ताकि इस रास्ते से आगे ना बढ़ा जाए। हम इस रास्ते से जाएंगे। उसका साथी कह रहा, नहीं, यहाँ पास के रास्ते में फूल लगे हुए हैं, यानी आगे पानी है। पानी वाला रास्ता सही होता है, पानी से सही रास्ता बनता है। मैं किसी रास्ते में जाने को तैयार नहीं था। मैं कह रहा, मैं यहाँ पर रुकूंगा। उस रशियन ने मेरे सर के ऊपर बंदूक रखी और कहा, तू आगे जाएगा, तू इस रास्ते से आगे जाएगा, हम तेरे पीछे रहेंगे। दोनों ने सहमति की थी। अब वो बंदूक मेरे सर पर रखे हुए मुझे आगे भेज रहे और मुझे डर लग रहा, मैं मारा जाऊंगा। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मुझे मार देगा। मैं क्या करूं? मैं आगे आगे, वो रशियन मेरे पीछे पीछे, और सबसे पीछे वो डरा हुआ हमारा साथी। वो तो बार बार रुककर इंतज़ार कर रहा था, यहाँ बस कुछ आ ना जाए। मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। मैं तेज़ी से चलता गया। वो खड्डे थे, देखने में साफ लग रहा था जाल बिछे हुए हैं। वो कपड़े बिछाए गए थे, खड्डे के नीचे कुछ जानलेवा हो सकता था। मैं सख्त पत्थर पर पैर रखता गया, आगे बढ़ता गया, और पीछे से हमारे साथी की चीख। उसने खड्डे के ऊपर रखे उस बोरे पर ही पैर रख दिया था और वो सीधा उस खड्डे में। नीचे थे कंटीले भाले और उसकी छाती से निकलकर गर्दन को आर पार कर चुके थे वो भाले। उसे निकालने का कोई फायदा तक नहीं था। वो धीरे धीरे तड़प कर मर रहा था और रशियन मेरे सर पर बंदूक रखे हुए। तू बता नहीं सकता था? तुझे बताना चाहिए था। मैं तो तेरे कदमों पर कदम रख रहा था। ये बेवकूफ़ इंडियन कहाँ पर पैर रख रहा था? ये कहकर उसने मुझे आगे जाने को कहा। बस हम 2 बचे थे। हम 2 थे और वो जगह सामने नज़र आ गई। वो सुरंग के मुआने से आगे वहाँ बड़ा सा जैसे कमरा बनाया हुआ, दीवारों पर सोना चिपका था, जैसे सोने के कई सारे बर्तन, सोने की चीज़ें, सोने के सिक्के वहाँ बिखरे पड़े। उसे देखकर हमारी दोनों की आंखें चमक गई। वो रशियन मेरी तरफ देख रहा और मैं उसे कह रहा, ध्यान से, हाथ मत लगाना, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, ये सब शापित है। और आगे सुरंग के ऊपर से रोशनी दिख रही। ये रोशनी चांद की रोशनी थी और बाहर जाने का रास्ता भी। वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये पहाड़ के ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थी और उसे देखकर वो रशियन चीख पड़ा, आखिरकार हमने वो पा लिया। मेरे साथी खो गए, लेकिन मैं साथी तो नए बना सकता हूँ। जब इतना अमीर हो जाऊँगा, साथी तो बहुत सारे बन जाएंगे ना। फिर उसने जल्दबाजी में मेरी तरफ बंदूक की और कहा, अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुम बाहर जाकर बताओगे खजाना कहाँ पर है। पीछे से आने का रास्ता ही बता दोगे तो मुश्किल रास्ता कोई पार नहीं करेगा। आसानी से यहाँ आया जा सकता है। उसके बाद सरकार खजाने पर अपना हक जताएगी। मुझे क्या मिलेगा? मैं तो बताऊंगा नहीं। तुम बताओगे, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा, बताओगे तो तुम जिंदा नहीं छोड़ सकता। यहाँ आने वाले मारे जाते हैं ना। तुम भी बताकर आए होगे, मुझे ये रास्ता दिखाने आए हो। तुम भी वापस नहीं जाओगे। सबको लगेगा तुम भी मारे गए और मैं भी उल्टे रास्ते से बाहर निकलूँगा खजाना लेकर। समय समय पर आता रहूँगा, खजाना निकालता रहूँगा और सबको लगेगा मैं तो मारा गया। कोई भी ढूंढने नहीं आएगा मुझे। आराम से मैं अमीरी का वो शौक पूरा करूँगा। मेरे सर के ऊपर उसने बंदूक तान दी थी और जैसे ही ट्रिगर चलाया,
गोली चली ही नहीं। फिर से ट्रिगर दबाया, गोली चली ही नहीं। 2-3 बार उसने फिर से ट्रिगर दबाया, गोली चली ही नहीं। फिर उसने देखी बंदूक, बंदूक में गोलियां ही नहीं थी। वो हैरान, गोलियां कहाँ गई? मैंने तो भरी थी, मेरे पास इतनी ही गोलियां थी, गोली कहाँ गई? उसके बाद उसने ज़मीन से वो सोने का चाकू उठाया और कहने लगा, तुझे मारने के लिए मुझे बंदूक की ज़रूरत नहीं, मैं चाकू से मार सकता हूँ। मुझे घबराहट हो रही थी, यहाँ पहुँचकर इतनी ज़्यादा घबराहट। आप जानना चाहते हैं मुझे घबराहट क्यों हो रही थी? मैं बहुत बार यहाँ पर आया हूँ, बहुत बार, और हर बार यहाँ मुझे यही तो करना पड़ता है। जैसे ही उसने चाकू मेरी तरफ किया था, उसकी कलाई को पकड़कर मैंने बाजू पीछे घुमा दी और उसकी गर्दन में घुसा डाला था वो भाले का टुकड़ा। एक बार नहीं मारा मैंने, 4-5 बार मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। उसके बाद उसकी लाश को नीचे फेंका मैंने, उसके खून को हाथ पर लगाया और आगे रखे हुए उस बड़े से सोने के पतीले पर हाथ लगाया, जैसा मैं हर बार करता हूँ। कोई नहीं बच पाता जो खजाना ढूंढने आता है। ये हमारे पूर्वजों का खजाना है जो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा हमेशा के लिए। उस लाश को खींचकर मैं ऊपर ले जा रहा था और गांव के कई लोग उस रास्ते पर खड़े हाथ दे रहे थे और हमने लाश को बाहर निकाला और वहीं ज़मीन में दफना दिया। हर बार हम यही तो करते हैं। ये भूतिया जगह है, यहाँ जो खजाना ढूंढने आता है वो वापस नहीं जाता। ये एक शाप है और हमें उस शाप का पालन करना पड़ता है। जिंदा कोई नहीं जा सकता। हमने उस झरने में नहाया था, जो भी गंदा था वो साफ हुआ और चलते हुए उसी डरावने रास्ते से वापस पहुँचे। वो कपड़े हमने ही तो टांगे थे, वो ज़मीन ऐसी हमने ही तो बनाई थी, वहाँ वो मछलियाँ इस तरह इकट्ठी थी ताकि कोई आगे निकल ना पाए। हर चीज़ को ऐसे बनाया गया कि आगे पहुंचना नामुमकिन हो और आगे बनाते जाएंगे। हम उस रास्ते से बिना डरे उस गांव में पहुंचे थे और वो रात बड़ी आसानी से गुजर गई। अगले दिन फिर से मैं उठा था और मैं सोच रहा था कोई घूमने के लिए आया या नहीं। आपको बता दूं, हमारा ये गांव पर्यटकों का गांव कहा जाता है। यहाँ दूर दूर से घूमने के लिए पर्यटक आते हैं और यहाँ पीछे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं और कहा जाता है उन पहाड़ियों में खजाना है। एक ऐसी सुरंग में खजाना है जिसे ढूंढने के लिए कई लोग आते हैं। पर्यटक आज भी आए हुए थे। मैं जल्दी से भाग कर गया क्योंकि यहाँ जिसे वो पर्यटक कहें उसको वो गाइड बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस खजाने को ढूंढने जाते हैं जो वापस नहीं आते। मैं अपने गांव का नाम आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे।